विद्या भारती। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। नमस्कार दीपा, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। और आप बताओ कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और हमारे श्रोताओं से भी पूछना चाहेंगे कैसे हैं आप सब, और आपके शहर में ठंड कितनी पड़ रही है, ज्यादा हो रही है, नहीं हो रही है, कम हो रही है, और क्या क्या अभी ठंड को लेकर के घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, वो भी सब बताइएगा। और हम तो बताएंगे बिल्कुल बताएंगे जी। और जैसा कि आज सभी को पता ही है कि राष्ट्रीय किसान दिवस है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल भाई, हमारा तो देश ही किसानों का देश कहलाता है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात की। और ग्राहक दिवस, राष्ट्रीय ग्राहक दिवस भी है आज पूनम, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि हम सभी वैसे देखो कंज्यूमर ही हैं, है ना। जहाँ पैदा होने से लेकर के आखिरी तक कुछ ना कुछ खरीदा ही जाता है, तो उसके बारे में अभी से नहीं, बहुत सारी बातें आगे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि सखी विशेष में हम हर बार नई सखियों से आपको मिलवाते हैं या उनके बारे में बताते हैं, तो आज जो सखी विशेष में होंगी नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन जी ना, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और जीवन का एक, यूं कहिए कि एक हम साथी बन गया है मोबाइल। बिल्कुल सही बात है ना। भाई ये भी, इनका भी यही हाल है कि सुबह उठते से ही रात होने तक ये हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी नाराज हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं यानी। तो ऐसा क्यों होता है और क्या इसका बचाव हम करें और कैसे स्पेस बनाए रखें अपने फोन में, तो इस बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि हमने खाने पीने की बात तो पहले ही की, तो व्यंजन विधियां भी हम बताएंगे, और हम श्रोताओं से भी बोलेंगे कि जैसा अभी दीपा ने बोला ही कि क्या क्या आपने बनाया है, तो अगर नई विधियां आपने बनाई होंगी, कुछ नया व्यंजन, बिल्कुल लिख के भेजिए। क्योंकि कभी कभी सहेलियों को लगता है दिमाग नहीं चल रहा है, क्या बनाया जाए आज शाम को, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी जरूर व्यंजन भेजिएगा। हो सकता है हमारा ही कुछ जो है एक समाधान मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये शुरुआत करते हैं इनकी कुछ पंक्तियों से। जैसे दीपा, ये एक श्रोता है, उन्होंने लिख भेजा है, बहुत ही प्यारी पंक्ति लिखी है उन्होंने। वो लिखते हैं कि जो घर बैठी माँ को माँ पुकारे वो इंसान है, माँ से पहले देश की माटी को माँ पुकारे वो मेरा हिंदुस्तान है, जो इस माटी का कर्ज चुकाए बिना कोई लोभ वो इस माटी की असल संतान मेरे देश का किसान है। किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है भाई, इतना अच्छा जो पंक्तियों में उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। और इसी तरह एक और शुभकामनाएं हमारे कृषि किसान दिवस के लिए आई है। ये कहती है हमारी सखी कि वे ये हैं जो मिट्टी को जीवन देने और हमें भोजन देने के लिए अपना दिल और आत्मा लगा देते हैं। आइए हम उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दें, उनकी कड़ी मेहनत को सलाम करें। किसान दिवस की शुभकामनाएं। तो भाई आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि इस कहना ही नहीं है कि भाई कहने की मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं है ना दीपक, कि हमारे देश में किसानों का कितना महत्व है। बिल्कुल। इसीलिए तो आज 23 दिसंबर को देश के किसानों को समर्पित हम ये दिन कह सकते हैं ना, और वे हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सही है। और देश के विकास में उनका अति महत्वपूर्ण भूमिका है। और जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा भी दिया था कि जय जवान जय किसान। तो भाई कितना महत्व है ये नारे से भी पता चलता है। और नारा तो है ही, ये साथ में हमारे जीवन में मतलब हमारे होना है ये है कि भाई अगर वो हैं तो हम हैं। बिल्कुल सही। इतना महत्व उनका किसानों का हमारे जीवन में है। तो एक बार फिर से उन्हें सलाम देते हैं। और अगर खेत में किसान अन्न न उपजाए तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। कितनी मतलब बात ही बिल्कुल साधारण भी है, कहने को बड़ी साधारण लगती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमारे देश का किसान खेत नहीं जाएगा तो सब कुछ उलट पुलट हो सकता है, है ना। और बेशक टेक्नोलॉजी कितनी भी आ गई हो, कितने भी हम आगे बढ़ गए हो, कितना ही मशीनीकरण क्यों नहीं हो गया हो, लेकिन किसान की आवश्यकता हर घर हर देश में है और वो हमें समझनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और वही है जो मिट्टी को जीवन देने और हमें भोजन देने के लिए अपना दिल और आत्मा लगा देते हैं जी। और आइए उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दें और उनकी कड़ी मेहनत को सलाम करें। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक हमारे श्रोता कह रहे हैं दीपक।
दीपा जी। और इसी तरह हमारे एक और श्रोता ने कहा है कि हमारे अन्नदाता कृषक, उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर इस दिवस को मनाया जाता है। हमारे अन्नदाताओं के लिए सम्मान का एक दिन नहीं, हर दिन हर निवाला उन पर हमारी तरफ से उन पर है न्यौछावर और हमारे तरफ से अभिनंदन। दिल से उन्हें आभार और हम सदा उनके कृतज्ञ रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। और आज का दिन भी यही है कि उन्हीं को आभार प्रकट करने का ही दिन है ना। जी। और आज किसान दिवस पर किसानों के जीवन के उत्थान और उनके आर्थिक विकास और उनकी समस्याओं पर हम सबका ध्यान आकर्षित हो, यही इस दिन का उद्देश्य है जी ना। वैसे तो हर दिन होना चाहिए, लेकिन हाँ, एक अमुक दिन रख दिया जाता है जहाँ पर उनके लिए बातें हो, सेमिनार्स हो और वर्कशॉप्स रखी जाएं, ताकि जो वहां पे किसान खुद आए, ऐसी मंच पर आए जहां वो अपनी समस्याएं बताएं और कुछ ऐसे भी लोग हों जो उनके समाधान बताएं। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। और एक श्रोता है, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात लिखी है कि बिना गांव और बिना किसान किसी भी देश का संपूर्ण होना संभव नहीं है। अगर देश के अन्नदाता ना हो तो देश भूखा ही मर जाए। लेकिन समय की विडंबना देखिए, आज किसान अलग अलग कारणों के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। धन्य है वो किसान जो अपनी मेहनत से दूसरों का पेट भरते हैं। चीर कर धरती का सीना पैदा कर अन्नधान, वो फटे कपड़ों में लिपटा नाम पड़ा किसान। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है दीपा कि बहुत सी ऐसी तंगी जब आती है ना, जब आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी समस्याएं किसानों के सामने पैदा हो जाती है कि उन्हें कहना चाहिए कि जो अन्न है, अनाज है, उसका सही अगर मूल्य नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं किसानों को इसका मुआवजा भरना पड़ता है और वो होता है कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो भाई इस बात का भी ध्यान हम रखें। अगर हम छोटा सा प्रयास ये करें कि किसानों से अगर हम जो धान है या जो भी अन्न ले रहे हैं उसका अगर हम सही मूल्य उनको चुकाएं, जो उनसे ले रहे हैं, जो क्या बोलना चाहिए, जो उनके जहां वो देते हैं जिस मंडी पे, तो अगर उन्हें सही मूल्य मिले तो ये किसान जो है बिल्कुल बच सकता और है, संतुष्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें और चाहिए, वो उसी में खुश हो जाते हैं जो असल दाम या जो लागत उन्हें मिल सके, है ना। बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने सदा अपने जीवन में किसानों के लिए, कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया था और कई योजनाएं उनके लिए आरंभ भी करवाई उन्होंने। इसलिए उन्हीं के जन्मदिन को उनके सम्मान में और उन्हीं को याद रखते हुए आज यानी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। देखो, एक जब हम पढ़ रहे थे ना सारे पोस्ट जो मैसेजेस हमारे श्रोताओं ने लिखा, तो एक बहुत अच्छा कविता एक हमारे श्रोता ने लिखी है, राम सिंह दिनकर की है कविता, जो उन्हें याद आई और हम सबके साथ बांटना चाह रहे हैं। वो है कि नहीं हुआ अभी सवेरा, पूर्व की लाली पहचान, चिड़ियों की जागने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। क्या बात है। खिला पिला के बैलों को लेकर के चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी है, इसको आराम हराम। बादल गरज रहे हैं गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, मूसलाधार बरसता पानी झमझम, जरा न रुकता लेता दम, हाथ पांव ठिठुरते जाते, घर के बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला रखवाली करता है कौन। क्या बात है। फिर भी आग जला रखवाली करता है वह मौन। सही बात। बहुत ही प्यारी कविता है। खैर ये रामधारी सी दिनकर जी की तो हमने पढ़ी और बहुत सुंदर कविताएं उनकी होती जो दिल को छू जाती हैं। बिल्कुल सही। और एक श्रोता है, उन्होंने भी लिखा है दीपा की, वो लिखते हैं कि राष्ट्रीय किसान दिवस और राष्ट्रीय ग्राहक दिवस की शुभकामनाएं, जैसा कि हम अभी बात करेंगे ही। तो भाई ये दोनों खास दिवस है और किसान किसानी करेगा, बीज बोएगा, तभी तो अनाज सब्जी आदि का विपुल उत्पादन होगा और यह सब चीजें मार्केट में जब बेची जाएंगी तब हम उपभोक्ता ग्राहक बनकर वो खरीदेंगे। इस खरीद फरोख्त में दोनों का हित समाया है। किसान को अपनी उपज के उचित दाम मिलेंगे और हम उपभोक्ता कीमत पर खरीदेंगे। बिल्कुल। और भाई जरूरी है कि किसान बेचे और हम खरीदे, उनकी वो जो उगाए वो बेचे और हम खरीदे, और इसी तरह से ये चक्र जो है चलता रहे। लेकिन इन सब के बीच में, इन चक्र के बीच में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखो ना, यूं देखा जाए तो हम सभी ग्राहक ही हैं, है ना। हम आम आदमी से लेके हमारे देश के जो देश में जो
सर्वोच्च पद पे हैं, वे आसीन बैठे हैं, सभी सब ग्राहक, हर एक को कुछ ना कुछ तो खरीदना ही होता है। जीवन में ऐसा कोई नहीं है कि कोई कुछ खरीदता नहीं होगा। और पैदा होते ही हम ग्राहक कहलाते हैं भाई, और बाद में जीवन के अंतिम दिन तक भी हम ग्राहक ही होते हैं। तो ये रूप तो हमारा सदा बना रहता है। और इस दौरान कितनी चीजें ऐसी, कितनी हमसे ही अनजाने में गलती हो जाती, हम कुछ गलत चीजें खरीद लेते हैं, या हमारे साथ गलत पैसे चले जाते हैं, या हम गलत सामान आ जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना हमें उपभोक्ता होने के नाते ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तभी तो दीपा 24 दिसंबर 1986 में देश में उपभोक्ता संरक्षण एवं अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, और उसके बाद इस दिन देश भर में ये दिन मनाया जाता है, और ताकि हम अधिकारों के बारे में हमें पता होना चाहिए और हम सावधान और सतर्क रह सकें। बिल्कुल, इसलिए ये अधिनियम बनाए गए हैं। जी। और एक श्रोता ने यहाँ पे देखो बड़ा सा एक मैसेज दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे याद आता है वर्षों पहले चिट्ठियों पर डाकखाने की विशेष सील लगा करती थी, ग्राहक हमेशा सही होता है, ये लिखा होता था उस पर। चूंकि उन दिनों में नौकरी नहीं करता था तो मुझे यह सील और संदेश अच्छा लगता था। जब बैंक की नौकरी में आया और इतने बरस नौकरी कर ली, तब भी यह अनुभव हुआ कि ग्राहक हमेशा सही नहीं होता। तो बैंक में तो ग्राहकों की शिकायतों का जो है अंबार लगा रहता है, और एक्स का काम कर रहे हैं तो वाई में जल्दी है और उसका काम पहले हो, तो वाई बैंक वाले कर्मचारी की मजबूरी समझे बिना शिकायत करता है। इससे कर्मचारी हतोत्साहित होता है और ग्राहक सेवा भी प्रभावित होती है। भाई ये आगे भी लिखते हैं कि ग्राहकों को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि झूठी शिकायत करने से कर्मचारी की नौकरी पर भी बन सकती है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने कि ग्राहक जो है, ये जो बनाए गए हैं, जो अधिनियम कानून बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उस नियम का उपयोग कर सकें और उसकी शिकायत कर सकें। लेकिन अगर झूठी शिकायत करें तो इससे क्या होगा कि जैसे इन श्रोता ने लिखा कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह की बातें जब होती हैं तो सामने वाला जो रहता है वो भी परेशान हो जाता है। बिल्कुल सही बात। भाई जो भी नियम कानून बनाए गए हैं तो उसका सही उपयोग करें, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो सामान लेते हैं जरूरी नहीं कि वो सामान सही हो। तो इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि जब आप सामान ले रहे हैं, खासकर जब आप खाने पीने की सामान लेते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट आप जरूर देख लें, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना बहुत जरूरी, खास तौर पे खानों दवाइयों में भी, दवाइयों में, खानों की चीजों, और खास तौर पे उसमें भी खास तौर पे बच्चों की चीजें अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे क्या बड़े सभी के ही जान, सभी का जो जिंदगी है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये गलत ना हो जाए कि हम छोटे बच्चों के लिए कुछ चीज ले रहे हैं तो उसमें तारीख का देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी तरह से क्या बिक रहा है, हमारी जरूरत का है या नहीं, ये सब भी सोचना खरीदने से पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, हम ग्राहक है तो भाई किसको क्या लेना है, हम उस पर तो कोई रोक नहीं लग सकती ना पूनम, लेकिन जरूरत है तो लीजिए, नहीं जरूरत है तो ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, सेल जब लग रही होती है तो सबका मन ललचा जाता है। तब तो लगता है कि भाई सारे सामान उठा के हम घर ले आए, और फिर बाद में हम ये बात पहले भी कितनी बार कर चुके हैं कि बाद में घर में आते हैं और फिर हम उस पर उदासीन हो जाते हैं, या हमें लगता है ओफो ये क्या ले आए, हम क्या ले आए, या दोबारा ले आए। दोबारा ले आए। और कई बार तो ऐसा भी होता है जो सेल में जो चीजें बिकती हैं वो कुछ चीजें खराब भी होती हैं, तभी तो उसे सेल लगाया जाता है ना। कई बार ऐसा भी होता है जो चीजें कंपनी के पास अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बच गई है तो फिर वो सेल लगा करके इस तरीके से निकालते हैं अपना सामान और सस्ते दामों पे बेचते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि क्या आपको उसकी जरूरत है और क्या वो चीज जो आपने ली है क्या वो सही कंडीशन में है, सही अवस्था में है। तो इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और जैसे कि हमने बोला कि ऑनलाइन आजकल शॉपिंग बहुत करते हैं लोग ना, तो जी हम भी करते हैं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि समय की दिक्कत सभी के पास है। और जो काम करते हैं आजकल पुरुषों के साथ महिलाएं भी उतना ही काम कर रही हैं। और फिर देखिए ना, कोरोना के बाद कुछ ऐसे हालात सभी के हुए हैं कि सब लोग अब सचेत हो गए हैं और काम
अमूमन हम देखें तो सभी पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस जब ऐसी कंडीशन है, ऐसी अवस्था है, तो ऑनलाइन जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि कोई फेक कंपनी तो नहीं है जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फेक कंपनी होती है, सामान नहीं आता है, उसके अंदर कुछ खराब सामान होता है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल। और आप ये भी देख लें कि जो चीज आपको आ रही है, जो आपके पास आ रही है, उसका जो एप्लीकेशन है, जो आप जिस प्रोडक्ट को आपने मंगाया है वो प्रोडक्ट सही है उसके रिव्यूज जरूर देखें कि उसके लिए कैसे लोगों ने रिव्यूज, आजकल क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में जनरली हम देखते हैं कि रिव्यूज भी होते हैं, नीचे रिव्यूज तो वो जरूर देख लें कि भाई सामान कैसा है और कैसे निकलेगा, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। जी, ऑनलाइन खरीदारी में कहीं कहीं पे ये सुविधा होती है कि आप वीडियो कॉलिंग करके वो सामान देख लें। वो लोग कभी पैकिंग का भी फोटो भेजते हैं, किसी के पर्सनल वेबसाइट से अगर वो भेज रहा है तो। मल्टीपल जो बहुत सारी जो कंपनियां के एक साथ जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे ये सुविधाएं शायद ना हो, लेकिन जो कोई एक ही कंपनी से आपने मंगवाया है तो वो अपने वीडियो कॉलिंग पे बता देते हैं कि इस तरह से आपका सामान पैक हो रहा है और इस तरह से निकल रहा है। तो अगर ऐसी सुविधा है तो आप वो भी जरूर देख लीजिए। अच्छा, तो ये भी किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे जेवर जैसी चीजें हैं जो बहुत कीमती होती है और हम बहुत या कोई उत्सव आता है, कोई कारण आता है, घर में कोई उद्देश्य बनते हैं, शादी वगैरह, इस तरह के समय पे हम खरीदते हैं, तो हॉलमार्क का उस पे है कि नहीं ये जरूर देख लें। और हो सके तो जो ब्रांडेड है ना, उन पे ही जाके वैसे ही शॉप पे जाकर लें और जांच परख तो करना ही है बहुत ज्यादा, जैसे हॉलमार्क की बात अब तुमने की। भले ब्रांडेड जैसे हम लेते हैं वो ना भी ले पाए, आप अपने किसी ही सुनार या ज्वेलर को जानते हो, वो लोग भी देते हैं हॉलमार्क मार्किंग वाले सोने और जवाहरात सारे देते हैं। तो इन बातों के अगर हम पहले से ही सचेत होंगे तो गड़बड़ियां होने का जो खतरा है या जो हो सकती हैं चीजें वो टल सकती है। और दीपा, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप कोई सामान लेते हैं जी ना, खासकर जैसे ज्वेलरी की बात हम कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे अगर हम हीरे की बात करें तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है ना दुकान की तरफ से, शॉप, तो वो सर्टिफिकेट संभाल के रखें और वो जरूर लें। और बिल भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जब आप कोई भी सामान खरीदें। बात सिर्फ ज्वेलरी की नहीं है, आप कपड़े लें या राशन लें या कुछ भी लें, आप मशीन किसी भी तरह की लेते हैं, तो वो उसका जो है वो उसका बिल आप जरूर लें और वो संभाल के रखें, क्योंकि ये सब चीजें बाद में काम आएगी। बिल के लिए आप चाहें तो एक अलग फोल्डर बना सकते हैं, फाइल ही बना लीजिए जिसमें सब तरह के बिल, आपके घर में जो भी उपकरण हो या इस तरह के जो सामान, कीमती सामान हो, सबके बिल एक ही जगह होंगे। तो कभी भी आपको भविष्य में बेचना है या निकालना है या कुछ भी उसका जो भी आप करना चाहते हैं तो आपके हाथ में बिल रहेगा। बिल्कुल जी। और एक और बात हम बोलना चाह रहे थे कि देखिए, जो बात सेल की आ रही थी, कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी नुकसान करके सेल नहीं लगाते हैं, खुद का नुकसान नहीं करते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई आप वो जो बिग सेल के नाम पर हम जाकर के बिग सामान यानी कि बड़ी बड़ी चीजें या ढेर सारी सामान ना लेकर आ जाएं। जितनी जरूरत है उतना सामान जरूर लीजिए और ये मौके का भी फायदा उठाइए, लेकिन ध्यान रख के सतर्क रह के। बिल्कुल। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे शॉपिंग की, तो एक श्रोता है लिखती कि ऑनलाइन शॉपिंग में कभी कभी खास मौके पर गलत सामान आ जाता है तो बड़ा दुख होता है। ऐसा इस राखी पर्व पर बहन को कुछ सामान बुक किया तो पता चला कि उसके पास साबुन निकला। इसकी तो शिकायत करी। हाँ, बिल्कुल। तो ये आगे लिखती हैं कि इसकी शिकायत करी तो दोबारा को सामान भेजा गया, वो कद्दूकस यानी चिप्स बनाने की मशीन, जबकि कैरोसेल की बुकिंग की गई थी। आखिर में बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, उत्सव में उपहार देना बेकार गया। देखो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। देखो आज है शुक्रवार और हम शुक्रवार को सखी विशेष में किसी नृत्यांगना का या कोई गायिका या जो वादन का इस्तेमाल करते हैं, संगीत वादन का, तो उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, आज तो नृत्यांगना बारे में बात कर रहे हैं, सरोजा वैद्यनाथन के बारे में। ये एक विख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना है पूनम, जिन्हें अपने इस कला के लिए कई सारे इन्हें सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। इनका जन्म हुआ 1947 में बेल्लारी में, जो कर्नाटक में है, और अपनी इनकी जो भरतनाट्यम की जो शुरुआती शिक्षा हुई वो चेन्नई के सरस्वती
निलयम से ली थी उन्होंने, और बाद में तंजावुर के गुरु कुट्टुमनार मुथुकुमारन पिल्लई से भी इस कला की उन्होंने शिक्षा ली। अच्छा। कर्नाटक संगीत का भी उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि खैरागढ़ में है, वहां से, जी छत्तीसगढ़ में, हाँ। तो वहां से उन्होंने डिलीट किया है। और इनके जो माता पिता थे दोनों ही लेखक थे, तो भाई मतलब घर का माहौल कहना चाहिए कि बहुत अच्छा रहा होगा। और उनकी माताजी कनाकम धर्मराजन तमिल में जासूसी कथाओं की लेखिका थी। क्या बात तो ये एक अलग ही तरह का काम है ना, काम है बिल्कुल। जासूसी कहानियां लिखना, कहानियां लिखना ही अपने आप में अलग बात है, और उसमें जासूसी कहानियां तो कहना ही क्या। सरोजा जी का विवाह जो है बिहार के कैडेर के IPS ऑफिसर वैद्यनाथन से हुआ, और विवाह के बाद जब भी वे सार्वजनिक प्रस्तुतियां देती तो उन्हें प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं जो मिला करती थी, क्योंकि बात बहुत पुरानी है तो उस तरह की चीजें उस समय हुआ नहीं करती थी। तो इस तरह से उन्हें जो क्रियाएं जो मिलती थी, जो रिस्पांस मिलता था वो ठीक नहीं मिलता था, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता नहीं था ना कि आप किसी सार्वजनिक मंच पे जाकर के अपनी प्रस्तुति दें, खासकर नृत्य का बोलना तो और खासकर औरतों के लिए तो और भी बुरा माना जाता था। जी। तो इन्होंने रूढ़िवादी जो सोच है उससे लड़ना उन्होंने नापसंद किया, और घर पर बच्चों को नृत्य सिखाने लगी वो। जी। फिर बाद में 1972 में उनके पति का तबादला हो गया दिल्ली में। समय ने फिर अब देखो करवट लिए, जब 74 में उन्होंने गणेश नाट्यालय, ये अपनी जो कला संस्था है उनकी स्थापना करी उन्होंने। इस नाट्य विद्यालय में तमिल, हिंदी और कर्नाटक संगीत भी सिखाया जाता था। यानी वो भरतनाट्यम तो सिखाती ही थी, साथ में ये संगीत सिखाती थी, तमिल, हिंदी और कर्नाटक। क्या बात है। वो कहती थी कि इससे भरतनाट्यम की संपूर्ण समझ एक छात्र को मिल सकती है, कि जब संगीत के बोल क्या है और क्यों बजाया जा रहा है और क्यों हम इसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है एक छात्र के लिए। तो ये भी कहना चाहिए कि वो नृत्यांगना के साथ साथ संगीत का भी उन्हें ज्ञान था, जी ना। तो सरोजा वैद्यनाथन ने भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत पर कई किताबें भी लिखी, जिसमें से थी द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भरतनाट्यम एन इन डेप्थ स्टडी, जी, कर्नाटक संगीत और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, ये सब शामिल है। जी। तो ये किताब, ये पुस्तक भी बहुत अच्छी होगी, सावरी अच्छी, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, मतलब इसके पीछे क्या विज्ञान चलता है एक नृत्य के पीछे, इस पर भी किताब लिखी है। और भारत सरकार द्वारा इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं। पूनम, 2002 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। भाई, तो जब इन्होंने काम इतने अच्छे अच्छे किए हैं तो सम्मान तो मिलना ही है। आगे इन्हें 2006 में भारत कला सुधार की उपाधि से भी इन्हें नवाजा गया, और अभी साहित्य कला परिषद सम्मान, और 2022 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जी। तो भाई हमारी ये तो यही दुआ है कि जो भी वो काम कर रही हैं उस काम में वो उन्हें हमेशा सफलता मिलती रहे, और हमेशा वो सलामत रहे, यही दुआ है। और भाई सलामत से एक बात मुझे याद आ रही है, आजकल तो ये भी बोलते हैं हमारा मोबाइल सलामत रहे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखो ना दीपा, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक नया मोबाइल लिया, लेकिन इसका डेटा इतनी जल्दी भर जाता है कि हैंग होना शुरू हो जाता है। हाँ, देखो ये बात तो है, ये चीज की दिक्कतें तो आती हैं कि मोबाइल में हम ढेर सारे फोटो खींच लेते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी होने लग गई ना, ऑनलाइन फॉर्म भेज देते हैं तो भाई आप साइन करके वापस हमें भेज दीजिए। और कई बार ऐसे ही चीज होते हैं कि घर पे भी ऐसा होता है ना, अरे तुम फोटो दिखा दो, हम फोटो देख के बता देंगे ये करना है या नहीं करना। और बाद में हम उन जो चीजें काम में नहीं आ रही हैं, हम उन्हें डिलीट तो करते नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमें डाउनलोड करना पड़ जाता है ना। कई बार जैसे होता है कि हमें कुछ बचत करनी है, तो भाई आप ये ऐप करेंगे तो आपको 50% या 20% आपको ऑफ मिलेगा, तो हम उस लालच में वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उस बाद में डिलीट करना भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है, मोबाइल में एप्लीकेशन और बाकी चीजें जो बेकार की चीजें भरते चली जाती है और मोबाइल हैंग हो जाता है। भाई अगर घर में ढेर सारा सामान भरेंगे तो नहीं लगेगा, एक दिन की चलने की जगह नहीं बची, बस तो साफ सफाई जरूरी है। जी जी। देखो एक, लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में एक मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि 2018 में मैंने मोबाइल लिया और अभी 2022 खत्म होने को है, अभी तक मेरा मोबाइल कभी अटका नहीं, यानी कभी हैंग नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में ज्यादा बड़े वीडियोस और बड़े स्टोरेज वाले गेम नहीं रखता और
ज्यादा फोटोज हुए तो मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ। क्या बात है, मतलब तो भाई ऐसे भी हमारे श्रोतागण हैं और इस तरह से वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भाई मोबाइल की सेहत के लिए फोन में कई फोटो और वीडियो और मैसेजेस ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते, तो वो सिर्फ फोन में स्पेस घेरने का काम करते हैं, इसलिए उन फोटो और वीडियोस को अपने फोन से डिलीट कर देना चाहिए। और ज्यादा जानकारी नहीं है, वो आगे ऐसा भी लिख रही है। बिल्कुल। अब ये तो देखो तुमने बता ही दिया कि भाई कहाँ कहाँ गलती हो रही है, जरा सोच लें एक बार, बजाय कि उस पे चिड़चिड़ करने के। हम चिढ़ जाते हैं ना कई बार, क्या है मेरे फोन में काम ही नहीं हो रहा है, देखो तो कैसे हैंग हो जाता है। हम ये जो भी हमें उस वक्त तुरंत में अगर किसी को कुछ फोटो भेजना हो ना और जल्दबाजी हो, और खासकर कुछ अगर महत्वपूर्ण काम करना हो तो जरूर हैंग हो जाता है, तब हम चिढ़ने लग जाते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि गलती कहाँ हो रही है। जैसे कि ऐप इस्तेमाल करना है, जैसे कि तुमने बताया ना अभी कि वो काम में नहीं आता तो हम उन्हें डिलीट ही नहीं करते। फिर अगर ऐसा कर ही रहे हैं तो जब ऐप लिस्ट आप देख लो कि आपके पास कौन कौन से ऐप्स हैं, वो नहीं काम आ रहे हैं तो डिलीट कर दीजिए। हम तो कहेंगे आज ही कर लीजिएगा। और सोशल मीडिया के जो ऐप होते हैं ना, वो उनका ये बात हम समझाने की कोशिश करें कि उसका देखिए लाइट वर्जन का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये आप घर में जरा थोड़ा जांच परख कर लीजिए कि सोशल मीडिया के लाइट वर्जन क्या होते हैं। तो जो ऐप है उसके लाइट वर्जन, उसका लो वर्जन होते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी हम जो कम जगह घेरते हैं। कुल मिला के यही बात। बिल्कुल। और जब भी मैप में लोकेशन सर्च करते हैं ना, तो लोकेशन डाउनलोड के साथ एक नए वर्जन में खोजी हुई जगह भी सेव हो जाती है। और ये मोबाइल की बहुत सी स्पेस जो है, मेमोरी खर्च हो जाती है, इसलिए मैप का डेटा क्लीन करना जरूरी है। वो कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। ऐप में प्रोफाइल पिक्चर पर जाएं और ऑफलाइन मैप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसमें सारी जगह की सूची मिल जाएगी जो डाउनलोड हो गई है जी। 3 बिंदी वाले चिन्ह पर जाकर सुरक्षित डेटा को क्लीन कर सकते हैं जी। ये बहुत जरूरी है। ये हमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जो हम मैप, अगर लोकेशन कोई हम किसी का मांगते हैं या देते हैं तो बहुत सारी जानकारियां वो डाउनलोड हो जाती है। अच्छा। हमें पता ही नहीं होता है कि बहुत सारी चीजें हमें हमारे ही बिना जानकारी के सेव हो गई हैं। अच्छा। तो वो डिलीट करते रहना बहुत जरूरी। वो बहुत सारी जगह घेरते हैं हमारे फोन। क्या बात है, ये भी नई जानकारी थी जी। ये तो हमारे लिए भी नहीं थी। जब हम पता लगा रहे थे, जो हमारे परिचितों में जो फोन के लोग हैं जो फोन पर काम करते हैं, हमने उनसे पूछा कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, तो ये उन्होंने बताया। और अगर ऐसा लगता है कि मोबाइल में ज्यादा स्पेस नहीं है तो मेमोरी कार्ड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोबाइल के स्टोरेज में ज्यादा काम की फाइल्स रख सकते हैं। मतलब मोबाइल का स्टोरेज हो गया और आपका जो मेमोरी कार्ड है उसका स्टोरेज हो गया। तो जो आपको ज्यादा काम में आते हैं, जो हर दिन आपको जरूरत है, वो आप मोबाइल के मेमोरी में रखिए। और कार्ड में आप आपके जो पसंदीदा संगीत के जो प्लेलिस्ट है वो रखिए, फोटोज रखिए, या कम इस्तेमाल होने वाले एप्स रख सकते हैं, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो साल में 6 महीने में काम आते हैं आपको, वो सारे हम मेमोरी कार्ड में उन सबको सेव कर सकते हैं। भाई मैं तो कहती हूँ दीपा, अगर जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसे फाइल्स हैं जो हमें काम नहीं है, तो वो हम किसी मेमोरी कार्ड में या कंप्यूटर जैसे अपना है जी, तो उसमें हम कोई एक फाइल बना के उसमें ही सेव कर देना, ताकि हमारा मोबाइल जो है जो बहुत सारी चीजों के लिए हम उपयोग में लाते हैं, जैसे कॉल करना होता है ना, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो जो चीज आपको 6 महीने तक अगर यूज नहीं हो रही, तो आप उसको अलग किसी उसमें फाइल में आप स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा भी किया जा सकता है। और टेक्स्ट मैसेज भी हम डिलीट ही नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, मैसेजेस ढेर सारे पड़े होते हैं। और कई बार आप देखेंगे ये गेम भी होते हैं शादियों में कि किसके पास 2015, 16 या 17 या 18 2018 का मैसेज किसके पास सेव। अच्छा, और मिलता भी है, और वो मिलता भी है लोगों के मोबाइल से। तो ये हमने गेम देखा कुछ दिन पहले कि बोल रहे मोबाइल में सबसे पुराना मैसेज किसके पास है, तो उन्हें कुछ पुरस्कार मिलता है। भाई पुरस्कार अपनी जगह है, लेकिन मोबाइल की सेहत का ध्यान, मोबाइल की सेहत की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो इसको मोबाइल की जो मैसेज की बात कर रहे हैं ना, सेटिंग की, इसको भी ऑटो डिलीट मोड पर हम रख सकते हैं। और मैसेज की सेटिंग पर जाकर डिलीट
ओल्ड मैसेज को ऑन करके जब भी 1000 के ऊपर मैसेज की संख्या जाएगी तो पुराने मैसेज अपने आप रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह भी कर सकते हैं। तो भाई इस तरह की चीजें जो हैं हम करके मोबाइल को सेव कर सकते हैं, या ये कहें जैसे कि एक श्रोता ने लिखा भी कि उनका फोन कभी हैंग नहीं होता, तो इस तरह से अगर साफ सफाई करते रहेंगे, जैसे हम घर की साफ सफाई तो करते ही है ना, कभी जाला नहीं लगने देते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी तरह जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, तो उसकी भी साफ सफाई करते रहिए। बिल्कुल। अच्छा पूनम, एक और मैसेज आया है ये ना, मैं बोली मेरा दिल भी झूमे, बिल्कुल झूमे। हाँ, अगर मोबाइल बिल्कुल सही चलता रहेगा तो दिल झूमता रहेगा भाई, और पेट भरा रहेगा तो भी झूमेगा। हाँ हाँ, हम समझ गए आपकी बात कि व्यंजन पे आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये देखिए एक मैसेज आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के ये बता रहे हैं कि एप्स को, यानी एप्लीकेशंस, जो फोन एप्लीकेशंस होते हैं, इन्हें कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल की सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाकर आपको एप्स ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करें। वहां पर फिर जब वो क्लिक करेंगे तो मैनेज एप्स वो ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। अब आपको फोन में इंस्टॉल सभी एप्लीकेशन की लिस्ट दिख जाएगी कि आपने कौन कौन से ऐप डाउनलोड कर रखे हैं। कभी कभी बच्चे भी कर लेते हैं ना वो डाउनलोड, तो वो सारे भी सब दिख जाएंगे यहाँ पर। और स्टोरेज पर क्लिक करें, यहाँ आप देख पाएंगे कि उस एप्लीकेशन का कैश डेटा कितना है, यानी भाई वो कितना स्पेस घेर रहा है। अच्छा, वो स्पेस का वो दिखा देंगे कि कितना नंबर में आ जाएगा वो। तो ये आप देख सकते हैं। और इस पर क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को आप यहाँ पे डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करें और उस पर क्लिक कर दें, तो यहाँ आपका ये जो ऐप जो आपके काम का नहीं है वो हट जाएगा मोबाइल से। क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे, ये बात तो बहुत जरूरी थी। तो वो भाई बातें तो हैं बहुत सी, और चटपटी बातें हैं और अच्छी बातें हैं। तो कुछ खाने पीने की बातें हो जाए। हाँ बिल्कुल, खाने पीने की वेट भी कर रहे हैं हमारा। तो क्या बता रहे हैं अभी हम? मुझे लगा कि आप बताने वाले थे, चलिए हम बता देते हैं। एक अभी ये मौसम चल रहा है ना इंस्टेंट अचार बनाने का। अरे वाह, क्या बात है। गाजर का बोलो, चाहे मूली या फूल गोभी, मटर, ये सब मिक्स करके बन जाता है। अच्छा। चलिए हम बताते हैं। पहले तो आज गाजर का अचार। क्या बात। इसके लिए आप 3 मध्यम आकार के गाजर ले लीजिए, नमक 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच, राई का पाउडर 2 छोटे चम्मच, 1 नींबू का रस लेना है, और तड़के के लिए लेना है तेल 1 बड़ा चम्मच राई का लेना है। अगर आप चाहे घर में पसंद आता है तो, नहीं तो आप जो घर में जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। मेथी के दाने डालने थोड़े से 7-8, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, और हींग लेना है थोड़ी सी। अब इसको बनाना कैसे है, बस गाजर के पतले पतले लंबे लंबे टुकड़े जो हम देखते हैं ना बाजार में मिलते हैं, उस टाइप के काट लीजिए, या आपके घर में जैसा पसंद है वैसा काट लीजिए। फिर एक कटोरे में, बड़े से बोल में गाजर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, राई का पाउडर, नींबू का रस मिलाएं। तड़के के लिए तेल गरम करें, इसमें राई, सौंफ, मेथी दाने और हींग की तड़का लगाएं। ये तड़का गाजर में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। तो देखिए आपका गाजर का ये जो इंस्टेंट अचार है ये तैयार हो गया। तो यानी कि ये जो अचार है हम काफी समय तक नहीं ले सकते, मतलब नहीं रख सकते ना, क्योंकि इसमें तेल बहुत ज्यादा रहेगा नहीं। तो ये इंस्टेंट अचार है, तो अब आप इसमें मूली भी डाल सकते हो, सीजन का थोड़े से मटर भी डाल सकते हो। शलगम के टुकड़े बच्चे नहीं खाते, ये इसमें डाल लीजिए। घर में बहुत से लोग नहीं खाते हैं शलजम जो आती है। ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये अचार तुरंत बनाओ, तुरंत खाओ। पूनम, रेसिपीज की बात हो रही है व्यंजन की तरफ। वैसे हम अपनी सखियों को बता दें कि जब गाना चल रहा था तो हम बोल रहे थे इस पराठों के साथ खाया जा सकता है ये अचार, उस पराठों के साथ। बिल्कुल भाई, अचार तो कई तरीके से खा सकते हैं जी। और अगला जो व्यंजन है वो दीपा, वो भी चटनी के साथ खाया जा सकता है। टमाटर की जो चटनी आती है ना, जी। उसके साथ। तो मैं बताती हूँ, फरा। इसका नाम फरा है, चावल आटे से बनता है ये। तो पहले तो आप चावल आटा ले लीजिए, चाहिए तो आप 1 कप चावल आटा ले लीजिए जी। उसको गर्म पानी से गूंथना है, और बिल्कुल जैसे पूड़ी का जैसे आटा अपन गूंथते हैं ना, वैसे ही गूंथना है। तो उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं, वैसे चाहें क्या थोड़ा नमक डाल दीजिए। और ये चावल का आटा है तो ये पानी डालते जाएंगे वो कड़क होता जाएगा। हाँ, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, क्योंकि ज्यादा जल्दी अगर आप पानी डाल देंगे तो गीला भी हो सकता है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखिए, जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे मारते जाइए, गूंथते जाइए, और उसमें हो सके तो थोड़ा सा तेल भी डाल दीजिए, हल्का सा थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। अब जब आटा आपका तैयार हो गया
गया, चावल का आटा आपका तैयार हो गया, तो लोई लेके उसको ना, उसकी लोई लेना है और उसको थोड़ा लंबे लंबे शेप में रखना है। अच्छा। हल्का सा, जैसे कि हम वो बनाते हैं ना, मैदे का जो बनता है शक्कर पारा जैसा जो लंबा लंबा स्टिक की तरह थोड़ा सा वैसा लेके उसको हाथ से, जैसे आलू के फ्राइम्स वगैरह लंबे होते हैं, बिल्कुल सही बात। तो वैसा आप बना लीजिए, उस शेप में बना लीजिए। जनरली वैसे उसी शेप में रहता है, चाहे तो आप उसको गोल भी कर सकते हैं, लेकिन और उसके बाद क्या है, कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में थोड़ा ज्यादा तेल डालिए जी, और उसमें राई डाल दीजिए। राई अच्छे से फूट जाए, थोड़ी सी हरी मिर्ची आप काट के डाल दीजिए, थोड़ा सा तिल डाल दीजिए जी। जब ये सब हो जाए, हल्का सा जैसा जो राई है वो ब्राउन हो जाए, उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए। अच्छा, तो पानी तड़के का? हाँ, तड़के के ऊपर पानी डालना है। और ये जरूर ध्यान में रखिए कि भाई पानी की क्वांटिटी जो है उतनी होनी चाहिए जितना आपका जो मटेरियल है उससे आधा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने जो लोई बना के आपने रखी है, वो मान लीजिए टोटल 1 कटोरी हो रही है, तो पानी आपको आधा कटोरी रखना है। क्योंकि हाँ, जब ये पानी आपने कढ़ाई में डाल दिया और ये कढ़ाई में जब पानी उबलने लगेगा ना, उबलते समय ये जो सारी लोइयां हैं, उसको चावल की जो लोई आपने बनाई है वो उसको आप कढ़ाई में डाल दीजिए जी। ठीक है, अब ये उबलने लगेगा तो उसके बाद क्या करना है, ये पूरा पानी सोख लेगा। जब पानी सोख लेगा तो तेल बचेगा। अब इसको हल्के से आप फ्राई कर लीजिए और आपका फरा तैयार है। क्या बात है। हाँ, तो इसको आप टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं, चटकारे लगाकर। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पानी जब फटके तो वो उसका ध्यान रखना है। हाँ, तो ताकि गीला ना हो, पानी थोड़ा कम रखना है ताकि उसमें वो उबल भी जाए और पक भी जाए। और समय हमें कह रहा है कि भाई विदा लेने का टाइम आ गया, तो वो भी ध्यान रखें। हाँ? तो आज हम लेते हैं इजाजत। दीपा माहेश्वरी और पूनम त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।